से आपका स्वागत। और अब खबर बिहार से। बिहार के गया में हुए रोड रेज केस में पुलिस के दावे के उलट आरोपी रॉकी के मामले में शामिल होने के साफ तौर पर इनकार उसने कर दिया है। हालांकि गया पुलिस ने संवाददाता सम्मेलन कर मंगलवार को कहा कि आरोपी रॉकी यादव ने अपना आरोप स्वीकार कर लिया है। आरोपी रॉकी यादव ने साफ तौर पर इससे इनकार करते हुए कहा कि मैंने गोली नहीं चलाई, बल्कि घटना के वक्त तो मैं दिल्ली में था। ये तो तय है कि मामले में अभी कई तथ्य आएंगे, लेकिन एक तथ्य स्थापित होता हुआ दिखता है कि बिहार में पिछले कुछ समय में ऐसी आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं जिनमें उंगली कहीं ना कहीं राजनेताओं पर उठती है। हत्या के मामले में कानून से भागते फिर रहे जेडीयू की एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे रॉकी यादव को आखिरकार पुलिस ने दबोच ही लिया। गया में रोड रेज के एक मामले में आदित्य नाम के युवक की हत्या के आरोप में रॉकी यादव पिछले 2 दिन से फरार था। पुलिस ने उसे बोध गया कि मस्तपुरा में उसके पिता बिंदी यादव के मिक्सर प्लांट से देर रात गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक उसे हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। अभी जो स्टेटमेंट दिया है उसमें अपना जो है गुनाह उसको स्वीकार किया है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध इस तरह की बात आएगी, किसी भी तरह का जो है साक्ष्य आएगा इन्वेस्टिगेशन में, तो उनको कानून की जो धाराएं हैं, सुसंगत धाराएं, उनके तहत बुक किया जाएगा। पुलिस की जांच में पता चला है कि रॉकी का हथियार का लाइसेंस दिल्ली से जारी हुआ है। लाइसेंस के लिए रॉकी ने दिल्ली के बसंत कुंज का पता दिया है। गिरफ्तारी के बाद रॉकी यादव को मीडिया के सामने पेश किया गया, जहां उसने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि वो घटना के समय दिल्ली में था। हम दिल्ली में थे, हमारे माता जी बुलाएं और एसपी साहब के सामने हम आत्मसमर्पण करें। रॉकी भले ही गिरफ्तार हो गया हो, लेकिन आदित्य के घर वालों को अब भी इंसाफ की उम्मीद नहीं है। उन्हें लगता है कि जेल में उसे सारी सुविधाएं मिलेंगी। आदित्य के घर वालों ने रॉकी को कड़ी सजा देने की मांग की है। सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा कि देखे कांपे लोग। स्पीडी ट्रायल कराओ, फांसी की सजा दो, ताकि हिंदुस्तान का हर बच्चा, हर बिहार का बच्चा रहने लायक बने, अपना शौक अरमान पूरा करे, हत्या नहीं हो। एक तरफ पीड़ित परिवार को इंसाफ की उम्मीद नहीं है, तो सियासी दलों ने भी नीतीश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। गिरती कानून व्यवस्था और जंगल राज की वापसी का आरोप लगाकर एनडीए के नेता नीतीश सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं। वहीं जेडीयू का साफ कहना है कि इस मामले में कानून अपना काम कर रहा है। मैं यही चाहता हूं कि नीतीश कुमार स्वतः कहें, सच्चाइयों को कबूलें कि आज अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, मुझसे नहीं चल रहा है, मैं इसे कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। बिहार में कानून का राज है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार घोषणा कर चुके हैं, किसी दल का पदाधिकारी हो, मंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, कानून सबके लिए एक जैसा है। गौरतलब है कि रॉकी यादव जेडीयू विधान परिषद सदस्य मनोरमा देवी का बेटा है। उस पर 6-7 मई की रात में साइड नहीं देने पर एक बिजनेसमैन के बेटे आदित्य सचदेव को गोली मारने का आरोप है। रॉकी के पिता बिंदेश्वरी प्रसाद यादव उर्फ बिंदी यादव गया जिले के बाहुबली आरजेडी नेता हैं और उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसमें हत्या, अपहरण और लूट जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। कुछ महीने पहले ही उसके घर से कई हथियार बरामद किए गए थे। इस मामले में बिंदेश्वरी प्रसाद और मनोरमा देवी के अंगरक्षक राजेश कुमार को रविवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। गया की एक अदालत ने उन दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। नीतीश सरकार बनने के बाद से ही बिहार में अपराध के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। एलजेपी और बीजेपी के कई नेताओं की हत्या हो चुकी है, तो पटना में दारोगा की सरेआम हत्या कर दी गई। आरा जिले में कोर्ट में हत्याएं हो रही हैं। यही नहीं, आरजेडी विधायक सरोज यादव की बहन की छेड़छाड़ के बाद हत्या कर दी गई। हालत यह है कि आरजेडी के एक विधायक राजवल्लभ यादव तो रेप के एक मामले में जेल में हैं। ऐसे में राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल तो नीतीश कुमार ने कानून के राज का भरोसा दिया है और उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य में हालात सुधरेंगे। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सतीश जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, हालांकि अदालत को ये तय करना है अंतिम तौर पर कि कौन अपराधी है, लेकिन रोड रेज की एक घटना, उसमें हत्या होती है और ये एक सामान्य घटना, और क्या अगर अपराधी या जो है उसे पता है कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है, तब बात बदल जाती? देखिए, पूरी तरह से लगता है कि प्रथम दृष्टया जो भी सामने कुछ आया है वो दबंगई का केस लगता है। दूसरी बात क्या है कि जैसे अपराधी बेखौफ अगर इस तरह का अंजाम दे रहे हैं इस तरह की घटना को, और राजनेता के परिवार से हैं और उनका भी आपराधिक पृष्ठभूमि बताया जाता है, जो एक्यूज्ड हैं उनके फादर का और उनकी मदर का,
तो कहीं न कहीं एक प्रोटेक्शन या फिर जो मन बढ़ा रहता है उस तरह का, वो दो चीज समझ में आती बात है। और तीसरा, सत्तारूढ़ दल से संबंध भी होना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मनोरमा देवी जी जो भी हैं, जो जिस लड़के पर आरोप है गोली चलाने का, उसकी माँ है और एमएलसी है, सत्तारूढ़ दल की। तो वो इस तरह से होशो हवास खो के हो सकता है कि उस ढंग से उन्हें सोचा होगा कि कुछ होगा नहीं। और जो लड़का है उसके फादर का भी जो है मामला हमने जैसे रिपोर्ट में भी देखी कि काफी आपराधिक पृष्ठभूमि ज्यादा है। ठीक है। तो ये एक पूरी तरह से केस लगता है ये है कि उनको लगता होगा कि पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है ही, तो जो भी कुछ कर लें और कुछ भी हो सकता है। वो भले जो भी वो लड़का कहे कि वो दिल्ली में था या कहाँ था, लेकिन पुलिस तो फिलहाल यही करी, तो पुलिस को भरोसा करना पड़ेगा। बिल्कुल। ऐसे तमाम घटनाओं की सूची है पिछले कुछ समय की, हम जानते हैं, जिसमें विधायकों पे आरोप लग रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरह के आरोप हैं, इंजीनियरों की हत्या हो रही है। हम इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो हमें 10-15 साल पहले का एक दौर याद आने लगता है। आपको लगता है ये एक महज संयोग है क्या कि जो इस तरह के तमाम आरोप लग रहे हैं विधायकों पे, उन सबके संबंध कहीं ना कहीं जो है सत्तारूढ़ दल से होते हैं? तो क्या जो एक आजकल जो जुमला इस्तेमाल किया जाता है कि फिर से वापसी हो रही है, कितना इसमें दम आपको लगता है? देखिए, ये तो निश्चित बात रही है कि जिस उम्मीद से बिहार ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की जोड़ी को चुना था, तो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर पे जो इनका परफॉर्मेंस है बहुत खराब रहा है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, जबकि नीतीश सरकार तो दावा ये करती है कि शराबबंदी के बाद वहां अपराध घटे हैं। देखिए, शराबबंदी के बाद हो सकता है कि अपराध घटे हों, लेकिन हो सकता है शराब ने कम कर दिया हो, ये हो संभव है, लेकिन आपराधिक घटनाएं होती रही हैं। लगता है कि जैसे इनका जो आपस का जो तालमेल है आरजेडी का और जेडीयू का, उसमें भी एक दबंगई चलती हुई दिखाई पड़ती है कि हो सकता है लालू के लोग नीतीश की नहीं सुनते हो, नीतीश के लोग लालू के नहीं सुनते हो, तो एक सामंजस्य में कमी नजर आती है। और दूसरा ये है कि जो ब्यूरोक्रेसी को भी अगर कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स मिलेंगे, तो जब कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स मिलते हैं, जो पुल फैक्टर होता है कि तीनों चारों नेता अलग अलग अपने को खींचते रहे ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी उस स्थिति में बहुत प्रभावी नहीं हो पाती है। तीसरा ये है कि जिस तरह से इन्होंने एक मेल जोल करके एक जीत हासिल करके आए, तो उसके बाद जो एक जो उन दोनों पार्टियों के नेताओं को लगता होगा कि अब तो उनका राज है, तो जो भी कर लें। तो आंकड़े जो बताते हैं, हम जानते हैं क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े हैं वो इस तरफ इशारा करते हैं कि 2012 के बाद 2013 के बाद काफ़ी तेज़ी से आपराधिक मामले बढ़े हैं। तो इसे भी हम किसी कॉन्टेक्स्ट में, किसी परिदृश्य में, किसी पृष्ठभूमि में देख सकते हैं? देखिए, मैं 13 के बाद की मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन मैं हाल की साल भर के लगभग की घटनाएं देख रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि वो दबंगई और एक जो क्रिमिनलाइज्ड पॉलिटिशियंस का जो एक होता है, और जब वो उनकी दबंगई और उनके नज़दीकी लोगों की दबंगई और बढ़ जाती है जब उनको लगता है कि सत्ता का प्रोटेक्शन हो। तो ऐसी कई तरह की जो है घटनाएं हुई हैं, जैसा आपने रिपोर्ट में भी दिखाया है। वो एक मामूली अपराध नहीं है। अपराध जो है वो लगता है कहीं से उसको बल मिल रहा हो, कहीं उसको भय नहीं हो, कहीं उसको लगता है प्रोटेक्शन मिल रहा हो, कहीं उसको लगता है कि वो एक अपने आप को किसी तरह से जो अपराधी है, जो राजनेता से जुड़ा हुआ हो या उसका नजदीकी हो, उसको लगता है कि उसको कुछ नहीं होगा। ठीक है। ऐसे में अगर हम देखें, जैसे आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जो अगर ब्यूरोक्रेसी है, जो पूरा सिस्टम है, उसको कॉन्फ्लिक्टिंग अगर संदेश मिलता है, ऐसे में अगर मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि कानून के लंबे हाथ है और सजा मिलेगी, तो इस पे कितना भरोसा करना चाहिए और कितना नहीं? देखिए, कोई भी नेता, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी नेता कहीं का भी यही बात बोलेगा, लेकिन वास्तविकता और जो घटनाएं सामने आती हैं, तो जो लोग उम्मीद करते हैं या मीडिया उम्मीद करती है, सब लोग देखेंगे कि भाई वास्तविकता में क्या अपराध पर नियंत्रण है, आपराधिक घटनाएं कितनी हो रही हैं, कौन लोग कर रहे हैं और उनका क्या हश्र हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये नजीर शायद पेश करने की जरूरत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर चर्चा के लिए। निश्चित तौर पर इस पर गंभीर सवाल हैं और इस पर आने वाले वक्त में भी